देखिए कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है चाहे गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में, लैंड में, एफडी में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड ईटीएफ में, स्टॉक्स ईटीएफ में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में। तो हमें क्यों मैक्रो को समझना ज़रूरी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये भी आता है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैं उस पे भी चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। बेसिकली बात ये है कि भई इकोनॉमिक्स को बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और बहुत लोग इकोनॉमिक्स को समझने में परहेज़ क्यों करते हैं? देखिए, अ, मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एक कथा सुनाता हूँ। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो आपको सबको पता है कि एक कथा तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई थी, जिसको हुँ, गीता बोलते हैं। पर उसी समय एक और कथा हुई थी, जो युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में हुई थी। पर वो बहुत छोटी-सी कथा है। हुआ यूँ कि युद्ध शुरू होने वाला है और युधिष्ठिर क्या करता है, अपना कवच उतारता है, अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ता है, नंगे पैर वो कौरव सेना की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और सबको लगता है कि यार ये तो पागल हो गया, ये तो पहले युद्ध से पहले ही हार मान रहा है युधिष्ठिर। पर अब क्योंकि राजा है तो सब देखते हैं कि अब क्या होगा? तो वो जाके भीष्म के आगे खड़ा हो जाता है और भीष्म के सामने जाके ऐसे नतमस्तक प्रणाम करता है और उनको कहता है, पितामह आशीर्वाद दीजिए। और भीष्म पितामह कहते हैं, विजयी भव। अब कितनी कमाल की बात है कि जो विरोधी सेना का सेनापति है, वो आपको विजयी होने का आशीर्वाद दे रहा है। बड़ी अटपटी बात है। तो युधिष्ठिर तब जवाब देते हैं कि पितामह, जब तक आप हमारे सामने खड़े हैं, हम तो जीत ही नहीं सकते। तो वहां पर पितामह उसको कहते हैं कि बेटा, मैं कौरव सेना का दास हूं। क्यों? क्योंकि इसका राजा जो धृतराष्ट्र है, मुझे अर्थ देता है। यानी कि मुझे पैदा करने में, मेरी देखभाल करने में, मेरी बुढ़ापे की देखभाल करने में मुझे वो सिक्योरिटी देता है। तो इसलिए मैं अर्थ का दास हूँ, हुँ, ठीक? अब मेरा शरीर जो है ये अर्थ का दास है और अर्थ कहाँ से आ रहा है? धृतराष्ट्र से, वहाँ के राजा से। तो मैं अर्थ का दास हूँ, इस चीज़ को छोड़ के तू मुझसे कुछ भी माँग ले। तो वहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं, फिर बताओ आपको कैसे हटाया जाए, यानी कि आपको कैसे मारा जाए। ये महाभारत की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। और भीष्म ने इस बात का बुरा नहीं माना। भीष्म ने युद्ध के 10वें दिन पांडवों को ये बताया था कि मुझे मारने का एक ही तरीका है कि मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति ले आओ जो ना नर हो ना मादा हो। तो उन्होंने फिर रास्ता ढूंढा, शिखंडी को आगे लेके आए और 10वें दिन उन्होंने भीष्म को मारा। सवाल ये है कि भीष्म जैसे महान व्यक्ति ने ये बात क्यों कही कि मैं अर्थ का दास हूं। मैं अपनी मृत्यु बर्दाश्त कर लूंगा, पर मैं अर्थ के दास के फैक्ट से मुक्त नहीं हो सकता हूं। विच मीन्स कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रिजर्वेशन, उनका जो पूरा वेलबींग है, जो सिस्टम कर रहा था, वो सिस्टम का कंट्रोल धृतराष्ट्र के पास था, युधिष्ठिर के पास नहीं। नहीं था। इसलिए भीष्म की इस बात को है कि हम सब अर्थ के दास हैं। मैं, आप, हम सब, हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सिस्टम चाहिए जो हमारी केयर करे, हुँ, हमें जरूरत पड़ने पर रोटी दे, पानी दे, हुँ, मकान दे, कपड़ा दे, पढ़ाई का इंतजाम करे, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल का इंतजाम करे, बुढ़ापे में बीमारी लग जाए तो कोई केयर का इंतजाम करे।
ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा टूल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो 4 चीजें बोली जाती हैं, उसमें जो अर्थ है, वो असल में इकोनॉमिक्स है, जिसे आप हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हो। तो किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये सारा का सारा जरूरतों का तामझाम है, इसको मैनेज करने वाले सिस्टम को, डिसिप्लिन को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इससे तो बचा ही नहीं जा सकता। तो इसको इग्नोर क्यों करते हैं लोग? देखिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है समझना। नंबर 1 इसका रीजन, यस, ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक सूत्र में बांध देता है। इतनी बड़ी, इतनी लंबी सोच हर आदमी के पास बिल्ड करनी संभव ही नहीं होती। आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक्स जो हमें समझाई जाती है, वो जो पढ़ाई जाती है, वो सत्य है? देखिए, और इसमें भी क्या कुछ स्कूल ऑफ थॉट अलग-अलग है? जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो हमारे दुनिया में किसी भी स्कूल में, +1, +2 में और ग्रेजुएशन में, आप तो खुद प्रोफेसर रहे हैं फिलॉसफी में और आपने इकोनॉमिक्स को भी बहुत क्लोजली पढ़ाया है। तो जो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट जो पढ़ाया जाता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इकोनॉमिक्स की भी 2 शाखाएँ हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है वो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया जाता है। तो आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक्स है, वो जो कि पढ़ाई जाती है और जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ी डिफरेंट है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की अगर जड़ ढूंढनी हो, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में आप ढूंढ सकते हैं। दुनिया में अगर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका फंडामेंटल रीजन इस बात से जुड़ा है कि उन देशों में इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाई जा रही है। और मोटे-मोटे तौर पर इकोनॉमिक्स में 2 स्कूल होते हैं, 2 स्ट्रीम ऑफ थॉट होते हैं। एक को क्रेडिट स्कूल कहते हैं और दूसरे को कमोडिटी स्कूल कहते हैं। क्रेडिट स्कूल का मतलब है कि जो बैंकिंग सिस्टम मनी सप्लाई करता है, वो उसमें आता है, और कमोडिटी स्कूल जो गोल्ड बैक्ड मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। और बैंकिंग स्कूल के अंदर भी आगे 2 स्कूल्स हैं। एक कि डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटलिज्म हो और जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो लोन उठाए, और अगर वो नहीं पे, उसका धंधा बंद हो जाता है और लोन अगर पे नहीं कर पा रहा है, तो वो बिज़नेस क्लोज़ करेगा, बैंक्रप्सी उसकी डिक्लेयर होएगी। बट अगर क्रेडिट स्कूल के अंदर सारा का सारा क्रेडिट कंट्रोल और इश्यू करने की ताकत स्टेट, गवर्नमेंट अपने पास ले ले, तो क्या होगा? तो वहां पर होगा ये कि लोग गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस के साथ सांठगांठ कर लेंगे, मिनिस्टर को 1000 करोड़ की रिश्वत देके 50,000 करोड़ का लोन ले लेंगे। तो वहां पर होगा क्या कि बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके लोग पैसा बटोरेंगे और उसको अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर देंगे। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स के अंदर शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत इसलिए हो रही है कि हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें कमोडिटी स्कूल ऑफ मनी के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि सिल्वर, गोल्ड, मेटल। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कभी नहीं पढ़ा हिंदुस्तान मैंने। के अंदर किसी एमए या बीए के पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर लिबर्टेरियन इकोनॉमिक्स का एक भी थिंकर नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया। फ्रेडरिक वॉन हायक नहीं पढ़ाया जाता, जो मिल्टन फ्राइडमैन नहीं पढ़ाया जाता।